इस कहानी में हम लोग चक नोलैंड के लाइफ के बारे में जानेंगे जो एक आइलैंड पर 4 साल तक फंसे रहते हैं और नोलैंड अपने लाइफ कैसे सरवाइव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कहानी चक नोलैंड की है जो फेडेक्स कुरियर कंपनी के एम्प्लॉई हैं। वो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हैं। वो चाहते हैं उनका सभी कुरियर टाइम पर पहुंचे। इस वजह से वो अलग अलग कंट्री में जाते हैं जहां उनकी कंपनी और ब्रांच है और वहां के एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं और वैल्यू ऑफ टाइम बताते हैं। साथ ही चक एक कैली नाम की लड़की से प्यार करते हैं और वो लड़की भी उनसे बहुत प्यार करती है। दोनों काफ़ी वक्त से रिलेशनशिप में रहते हैं और शादी भी करने वाले होते हैं, बट चक अपने काम में बहुत बिजी होते हैं। उन्हें अलग अलग कंट्री जाना पड़ता था, इसीलिए अभी तक उनकी शादी नहीं हुई थी। अब क्रिसमस आने वाला था और चक को अपनी कंपनी के ज़रूरी काम से मलेशिया जाना था। कैली बोलती है, मैं तुम्हारे बिना क्रिसमस कैसे मनाऊंगी। चक कैली को प्रॉमिस करता है कि वो न्यू ईयर पर ज़रूर वापस आएगा। कैली मान जाती है क्योंकि उसके पास बात मानने के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं होता। चक और कैली दोनों एक दूसरे को क्रिसमस गिफ्ट देते हैं। कैली चक को एक वॉच गिफ्ट करती है जिसमें उसकी फ़ोटो लगी रहती है और वो बहुत इमोशनल होने लगता है। फिर वो मलेशिया के लिए निकल जाता है। प्लेन जब पैसिफिक ओशन के ऊपर से गुजर रहा होता है तब एक भयानक तूफान आता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। ये प्लेन फेडेक्स कंपनी की पर्सनल प्लेन होती है, इसी कारण इसमें सिर्फ 4 लोग ही बैठे थे, बाकी लोगों के पार्सल थे। ये प्लेन पैसिफिक ओशन में जा गिरता है जिसमें सिर्फ एक ही लोग जिंदा बचता है, वो थे चक। बाकी सब लोग मर चुके थे। चक एक लाइफ जैकेट के सहारे बच जाते हैं और समुंदर की तेज लहरों से बहा कर ले जाती है। और जब सुबह चक की आंख खुलती है तो वो एक टापू पर होता है। वो आसपास देखता है पर कोई नज़र नहीं आता। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता लेकिन उसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता। अब वो अकेला एक सुनसान टापू पर फंस गया था। वो बहुत घबरा गया था। उसने मिट्टी के बड़े बड़े लेटर में हेल्प लिख दिया क्योंकि अगर कोई जहाज़ ऊपर से गुजरे तो ये देखकर उसकी मदद करने को आ जाए। रात हो चुकी थी, चक सो गया था। जब वो सुबह उठता है तो देखता है जो उसने मिट्टी से हेल्प लिखा था वो लहरों से मिट चुका होता है। अब वो बड़े बड़े लकड़ियों के टुकड़ों से हेल्प लिखता है। उसके मन में एक विश्वास था कि कोई ना कोई उसे ढूंढने ज़रूर आएगा। चक को भूख लगती है लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी नहीं होता। चक के साथ कंपनी के कुछ सामान भी बहकर टापू पर आ गए। जब चक उन बॉक्सेस को खोलता है तो उसमें खाने का कुछ भी नहीं होता और उसे कुछ आहटें भी महसूस होती हैं। फिर वो अपने चारों तरफ देखता लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। अचानक सामने से एक नारियल गिर जाता है और तब वो समझ जाता है कि वो आवाज़ नारियल गिरने की ही थी। चक को प्यास लगी थी लेकिन उसके पास नारियल पानी पीने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो बहुत सारे कच्चे नारियल इकट्ठा करता है और नारियल से पानी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसको काटना भी इतना आसान नहीं था। वो बहुत मेहनत करता है। बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में वो पानी निकाल कर पी लेता है। चक को इस टापू पर 3 दिन हो चुके थे और उसके पास जूता न होने के कारण जब वो पानी में जाता तब पत्थरों के कारण उसके पैरों में बहुत चोट लग जाता था और खून बहने लगता था। उसने अपने पैंट को आधा काट कर अपने पैरों में लपेट लिया ताकि उसे चोट ना लगे। सामने उसे एक बहुत बड़ी चोटी नज़र आती है। अब वो उस पर जाने का फैसला करता है ताकि वो समझ सके कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जब वो पहाड़ पर चढ़ जाता है तब उसे समुंदर में कोई चीज़ बहती हुई नज़र आती है। तब वो जल्दी जल्दी नीचे आता है और उस चीज़ के पास जाता है और वो उसे देखकर बहुत हैरान रह जाता है क्योंकि वो उस प्लेन के पायलट की डेड बॉडी रहती है। चक ये देखकर बहुत टूट सा जाता है और फिर उसे दफना देता है। दफनाने से पहले वो उस पायलट का जूता और टॉर्च ले लेता है जो उसे काम आएगा। अब चक को इस टापू पर बहुत दिन हो चुके होते हैं और वो धीरे धीरे सब कुछ सीख गया था। वो पत्तों पर गिरी ओस को नारियल में भरकर पीना भी सीख चुका था। वो डंडे से मछली मारने की कोशिश करता है जैसे पहले के समय में आदिवासी करते थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। उसके पास खाने के लिए नारियल पानी और ओस के सिवा कुछ भी नहीं होता। एक रात समुद्र से एक लाइट नज़र आ रही होती है। वो लाइट के एक शिप की होती है। चक शिप देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है लेकिन शिप के दूर होने के कारण उसकी आवाज़ शिप तक नहीं पहुंच पाती। अगली सुबह चक अपने एयरबोट से वापस जाने का फैसला करता है। वो जान चुका था कि यहाँ न कोई है और ना ही कोई आने वाला है। समुद्र में चक का सामना बड़े बड़े भयानक लहरों से होता है और उन तेज़ लहरों के कारण चक पानी में गिर जाता है और उसे बहुत चोट लग जाती है। वो वापस उसी टापू पर चला जाता है। उसी दौरान बारिश होने लगती है और चक को एक गुफा नज़र आता है और वो उसमें चला जाता है और टॉर्च ऑन कर लेता है। फिर उसे नींद आ जाती है। पूरी रात टॉर्च ऑन होने के कारण टॉर्च की बैटरी ख़त्म हो जाती है। अब उसके पास रोशनी के लिए भी कुछ नहीं होता है। उसे आग जलाना भी नहीं आता था। अब वो फेडेक्स के बॉक्सेस के पास जाता है और एक एक करके सारे बॉक्सेस को खोलता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन चक के काम की बस 1 या 2 चीज़ होती है।
पहले तो उसे एक जूता मिलता है जो स्केटिंग के लिए होता है, जिसके नीचे तेज़ ब्लेड लगा था। चक उस ब्लेड की मदद से आसानी से नारियल को काट लेता था। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए एक लकड़ी को आगे से नुकीला किया और मछली और केकड़े पकड़ने लगे, और इस बार वो कामयाब भी हो गए। लेकिन वो केकड़ा कच्चा नहीं खा सकता था, इसीलिए उसमें आग जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं जला। उनको बहुत गुस्सा आया। फिर कुछ देर बाद उन्होंने सोचा अगर दो लकड़ी को आपस में खींचे तो शायद आग लग जाए। वो बहुत कोशिश करते और लास्ट में कामयाब हो जाते हैं, और वो काफ़ी दिन के बाद इतना खुश होते हैं। चक को दूसरी चीज़ एक फुटबॉल मिलती है जिस पे उसका ब्लड लगा था। उसने उस ब्लड पे एक फेस ड्रॉ किया और उसे अपना दोस्त बना लिया। चक ने उसका नाम विल्सन रखा था। अब वो उस टापू पर चक का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था, जिससे वो बहुत सारी बातें किया करता था। चक को एक और प्रॉब्लम था, वो है दांत का दर्द, जो काफ़ी पुराना था, लेकिन वो इसे हमेशा नज़रअंदाज करते थे और डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। अब उन्हें ये दांत तोड़ना था। वो बहुत तकलीफ सहन करने के बाद दांत तोड़ लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। इस तरह वक्त गुजरता गया और आज चक को इस टापू पर 4 साल हो गए। चक का हुलिया पूरी तरह बदल चुका है। उसके बाल और दाढ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। वो बहुत पतला भी हो चुका है। अब वो एक बहुत अच्छा शिकारी भी बन गया है। दूर से ही डंडी फेंकने पर मछली पकड़ में आ जाती है। अब वो इस टापू के माहौल में अच्छी तरह से घुल मिल चुका था। उसे यहाँ जीने का तरीका भी पता चल गया था। उसके और विल्सन की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। वो उसे बहुत सारी बातें करता था। एक दिन वो मछली कहा रहा था, तभी अचानक किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़ कर गया और देखा तो वो एक स्टील की शीट थी। देखते देखते उसे एक आइडिया आया कि वो इसकी मदद से यहाँ से निकल सकता है। दरअसल समुद्र पार करने में सबसे मुश्किल है इसकी लहरों को पार करना। जब जब चक ने जाने की कोशिश की, ये लहरें चक को वापस टापू पर छोड़ देता। अब वो एक बोट बनाने की कोशिश करता है। नारियल के बड़े बड़े लकड़ियों को इकट्ठा करता है और बोट बनाता, जबकि बोट बनाना आसान नहीं था। बहुत मुश्किलों के बाद ये बोट तैयार हुआ। उसने शीट को हवा के ऑपोजिट यूज़ किया क्योंकि उसके बोट को धक्का लग सके, और डिसाइड करता जिस दिन हवा की रफ्तार कम होगी उस दिन वो निकल जाएगा। आखिर इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये दिन आ ही गया और वो अपने सबसे अच्छे दोस्त विल्सन को साथ लिए और निकल गए। अब उन्हें इन तेज़ लहरों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इस बार उन्हें कामयाबी मिली। उन्हें नहीं पता था वो कब पहुंचेंगे, कब कोई शिप नज़र आएगी। बस अब वो खुश थे कि वो उस टापू से आज़ाद हैं। ये सफ़र आसान नहीं था। बारिश, तूफान, सबका सामना करना पड़ा। वो खाने के लिए मछली और पीने का पानी जमा करके गुजारा कर लेते थे, और देखते ही देखते चक का दोस्त विल्सन पानी में गिर गया होता है। जब तक चक को ये बात पता चलती, वो बहकर बहुत दूर जा चुका होता है। लेकिन फिर भी चक विल्सन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता है। और वापस अपने बोट में आने के बाद चक बहुत ज़्यादा रोता है। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि इन 4 सालों में विल्सन ही था जिसने चक का साथ दिया था। चक इससे बातें करता बहुत अटैच हो चुका था। इसी तरह बहुत दिन गुजर चुके थे। अब वो थक चुका था। उसने अपनी हिम्मत भी तोड़ दी थी। एक दिन अचानक उसके सामने एक कार्गो शिप गुजरती है और शिप के लोग चक को देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब वो वापस अपने घर जा चुका था। वहाँ सब कुछ पूरी तरह चेंज हो चुका था, क्योंकि उसके परिवार और दोस्तों को लगा था चक मर चुका है, और वो लोग उसका अंतिम संस्कार भी कर चुके होते हैं। चक जिस लड़की से प्यार करता था, कैली, अब उसकी भी शादी हो चुकी थी और उसके पास एक बेटी भी थी। चक कैली से मिलने जाता है और कैली उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और गले से लगा लेती है। लेकिन अब कैली की एक फैमिली थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। दोनों समझ गए थे कि अब दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। कैली ने क्रिसमस पे चक को वॉच गिफ्ट की थी। वो वॉच चक वापस कर देता है क्योंकि वो कैली की खानदानी वॉच थी। लेकिन वो उस वॉच से कैली की फ़ोटो निकाल लेता है। जाते वक्त दोनों एक दूसरे को किस करते हैं क्योंकि कैली चक को अभी भी बहुत प्यार करती है। लेकिन वो उसके साथ नहीं रह सकती और चक भी नहीं चाहता था कि वो अपने परिवार को छोड़कर आए। कैली के पास चक की फेवरेट कार होती है जिसको कैली ने संभाल के रखा होता है। कैली चक को कार की चाबी देती है और वो वहाँ से चला जाता है, और कैली उसे देखती रहती है जाते हुए और भी रोती है। फिर चक का नाम पुकारते हुए गाड़ी के पीछे भागने लगती है। तब चक गाड़ी रोक कर वापस आता और दोनों एक दूसरे से गले मिलते, और कैली कहती है मुझे लगता है तुम जिंदा हो, तुम ज़रूर वापस आओगे, लेकिन सबके कहने पर मुझे ये शादी करनी पड़ी। मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करती हूँ, तुम ही मेरा पहला प्यार हो। और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और चक उसे उसके घर पर छोड़ देता है। वो कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा परिवार बिछड़ जाए। अब हम देखते हैं वो दोनों अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं। वो कहता है मैं उस आइलैंड पर मर जाता और मैंने सुसाइड की भी कोशिश की थी, लेकिन मैं सिर्फ कैली के लिए उसके साथ ज़िंदगी गुजारने को जिंदा था, लेकिन अब यहाँ आया हूँ तो मैं उसे खो चुका हूँ। वो बहुत रोता है। अब लास्ट में देखते हैं कि चक के पास एक कुरियर आज भी होता है जिस पर एंजल विंग्स बने होते हैं, जो उसके साथ उस टापू पर बह कर चला गया था।
और उसके पास ये लास्ट कुरियर था जिसको उसने नहीं खोला था। उसने सोचा था कि अगर वो इस टापू से निकल जाए तो वो इस डिलीवर करेगा। उसके अंदर काम को लेकर बहुत लगन थी। अब वो इस कुरियर को डिलीवर करने जाता, लेकिन उस घर में कोई नहीं होता है। वो उस कुरियर पर एक नोट लिखता है, दिस पैकेज सेव्ड माई लाइफ, थैंक यू चक नोलैंड, और उसे बाहर रख देता है और वापस चला जाता है। अब हम देखते हैं कि वो एक चौराहे पर खड़ा होता है और सोचता है इन 4 रास्तों में किस रास्ते पर जाए। फिर वहाँ एक लड़की आती है और कहती है, क्या तुम खो गए हो, बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। चक कहता है, मैं भी यही सोच रहा था कि कहाँ जाऊँ। लड़की चक को चारों रास्ते के बारे में बताती है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, और वो चली जाती है। चक की नज़र उसकी कार पर पड़ती है जिसके पीछे वही सेम एंजल विंग बना था जो उस पार्सल में भी बना था। वो लड़की उसी तरफ जाती है जिस तरफ चक कुरियर डिलीवर करके आता है। दरअसल वो समझ गया था कि ये वही लड़की है जिसका पार्सल उसने डिलीवर किया। मूवी की शुरुआत में भी इसी लड़की का घर दिखाया जाता है जिसपे एंजल विंग और बैटना लिखा होता है, लेकिन जब वो कुरियर डिलीवर करने जाता है तब सिर्फ बैटना लिखा होता है। वो समझ जाता है इसने भी अपना पार्टनर खोया है जिस तरह मैंने। अब हो सकता है ये दोनों अपनी लाइफ आगे साथ में कंटिन्यू करें। अब चक चारों रास्तों को देखता है और उस रास्ते को देखता है जिस तरफ वो लड़की गई थी, और वो उस तरफ उसे एक उम्मीद और चेहरे पर खुशी नजर आती है, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।